हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पीएच क्या होता है, पीएच स्केल की एक तरह की परिभाषा क्या होती है, खोज किसने की थी, और पीएच पैमाना भी बताया था। आज हमारा पॉइंट है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो डेली लाइफ में हमारा पीएच कहाँ कहाँ उपयोग आता है, ये हमारी इम्पोर्टेंस कहाँ है इनका पीएच का। तो ये मुख्यतः 5 एक महत्वपूर्ण इनके इम्पोर्टेंस बताए लिखे हुए। पहला है पौधे एवं पशु में पीएच का महत्व, मतलब प्लांट और जो एनिमल्स में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा है मिट्टी का पीएच, मतलब सभी जो अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी होती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, तो इन सभी जो मिट्टियाँ होती है सबका पीएच क्या होगा, अलग होगा। अगर हमें मिट्टी का पीएच पता हो जाए तो हम क्या मिट्टी के उपचार कैसे कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ऐसी पाचन तंत्र का पीएच, मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच क्या होता है, क्या इसका यूजेस है, अगर पीएच पता चल जाए तो हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, है ना। मेडिकल साइंस में इसका कैसे यूज़ हो सकता है पीएच का, वो देखेंगे। दंत क्षय, मतलब दंत मतलब दांत, क्षय मतलब दांतों को जो क्षय मतलब धीरे धीरे नष्ट होना, मतलब कमज़ोर होना, क्षय होना, इसमें भी पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी देखेंगे। और फिफ्थ है हमारा मधुमक्खी का डंक। तो ये 5 प्रकार के हमारे पीएच बताया है कि जो डेली जीवन में हमारे पीएच की इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले पहला है, हम पढ़ेंगे पौधे एवं पशु में पीएच का महत्व। हमारे शरीर का पीएच का मान 7 से 7.8 के बीच का परास का रेंज का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बॉडी का पीएच कितना होता है, 7 से 7.8, मतलब उदासीन हो सकता है या शारीरिक प्रवृत्ति का हमारा बॉडी का पीएच होता है। दूसरा जो पॉइंट लिखा है इसके अंदर, अम्लीय वर्षा। जब वर्षा के जल का पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा का जल पौधे एवं जलीय जीवधारियों के लिए नुकसानदायक होता है। मतलब क्या पॉइंट इसमें समझाया है उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले पौधे एवं पशु में जो पीएच का महत्व है उसको देखेंगे। पौधे एवं पशु में पीएच का महत्व, पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा जो शरीर है उसका पीएच कितना होता है, 7 से 7.8 के बीच के रेंज का होता है। दूसरी बात, अम्लीय वर्षा की बात। अम्लीय वर्षा का मतलब एसिड रेन बोल सकते हैं, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। एसिड रेन जानते हैं आप क्या होता है, जब हमारे वर्षा का पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए। मतलब 5.6 का मतलब क्या हुआ, 7 से कम हुआ, मतलब अम्लीय, मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाए हमारी वर्षा का पानी। तो अब जैसे बादल है, अब बादल का पानी यहाँ गिर रहा है, बारिश हो रही है, तो जब ये एसिड रेन हुई, बारिश हुई, वर्षा तो है लेकिन साथ में ये एसिड के रूप में हो रहा है, एसिटिक रेन हो रहा है। क्यों होता है ये इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि वातावरण में क्या होते हैं, H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल उपस्थित होते हैं। जब ये अम्ल बारिश के साथ, वर्षा के साथ साथ नीचे धरती पर आते हैं तो ये एक तरह का क्या होगा, अम्लीय वर्षा होगी, एसिड रेन। तो ये जो होता है अम्लीय वर्षा क्या होती है, ये जो एसिड रेन होता है, चाहे हम बड़ी बड़ी इमारतों के लिए भी नुकसानदायक होता है, एनिमल्स के लिए भी क्या होता है, ये नुकसानदायक होता है। मतलब अम्लीय वर्षा जीवधारियों के लिए नुकसानदायक होती है। तो इसी पॉइंट को समझाया गया है यहाँ पर। जब वर्षा की जल का पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। याद करने का तरीका, 5.6 मतलब 5.6, 5 के बाद 6 ही आता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, 0.6 ऐसा ध्यान रखना है। 5 के बाद 6 तो पॉइंट लगा दो, 56 हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का जल पौधे एवं जलीय जीवधारियों के लिए नुकसान है, मतलब जल पौधे के लिए भी नुकसान है और जलीय जीवधारियों के लिए भी नुकसान है। क्या, अम्लीय वर्षा। एक स्पेशल नोट लिखवाया है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के श्वेत व पीले बादल हैं, इसके कारण जीवन संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोचे, शुक्र ग्रह जैसे बहुत सारे ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, ये 9 ग्रह पर मुख्यतः जानते हैं। लेकिन ये ग्रह, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर हम सोचें कि कल हम आज जैसे बहुत सारे बात देखते हैं कि चंद्रमा पर जीवन संभव है, ऐसे ही अगर शुक्र ग्रह पर जीवन संभव क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो बादल हैं, कल सोच लिया कि हम अगर भविष्य में अगर शुक्र ग्रह पर चले गए, हाँ हमारा जीवन शुक्र ग्रह पर आप रहने लग गए, तो होगा क्या, वहाँ पर बादल किसके बने हुए हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के। अब वहाँ पर बादलों में सल्फ्यूरिक अम्ल है तो बारिश किसकी होगी, सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब एसिड रेन होगी। अब एसिड रेन का मतलब ही एसिडिक, मैंने कहा ना, जो है अम्ल व क्षार के अंदर कभी जल नहीं मिलाना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि ऊष्माक्षेपी, ये एसिड इतने खतरनाक होते हैं, अगर हाथ पर गिर जाए
तो भी पूरा हाथ जल सकता है। तो आप सोचिए वो बारिश के रूप में जब आप पर गिरेंगे, बारिश होगी, तो वहाँ पर जीवन संभव है क्या? नहीं है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि शुक्र ग्रह पर जीवन क्यों संभव नहीं? क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल के श्वेत, सफ़ेद कह सकते हैं, पीले रंग के बादल होते हैं वहाँ पर जमे हुए, और पीले रंग के सल्फ्यूरिक अम्ल जब बारिश होगी तो वहाँ जीवन संभव नहीं है। तो शुक्र ग्रह पर वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के श्वेत व पीले बादल हैं, इसके कारण जीवन संभव नहीं है। हमारा दूसरा उपयोग अब देख रहे हैं मिट्टी का पीएच। सामान्य मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच का रेंज का होता है। अच्छी उपज के लिए पौधों का विशिष्ट पीएच मान होता है। मतलब अगर किसी नॉर्मल मिट्टी हम हमारे अड़ोसी पड़ोसी में है ना, आसपास में ही देख लो या स्कूल के गार्डन में देख लीजिए, अगर वहाँ पर अगर मिट्टी ले तो उसका पीएच अगर हम चेक करेंगे कितना आएगा 6.5 से 7.5, मतलब 6.6 हो सकता है, 6.8 होता है। सब प्रकार की मिट्टियों में अलग अलग पीएच का होगा। अच्छी उपज के लिए पौधों का विशिष्ट पीएच होता है, मतलब स्पेसिफिक पीएच होगा। अगर स्पेसिफिक पीएच वाली मिट्टी वाली है तो अच्छी फसल होगी। अगर आप सोचिए हमें मिट्टी का पीएच कैसे पता चलेगा? अगर कोई मिट्टी मैंने चेक की, मिट्टी लाया और मिट्टी मैंने चेक की, अगर उस मिट्टी का पीएच मेरे 5.4 आया या 6.5 ही आया, एक एग्जाम्पल के लिए 6.5 आया, और मिट्टी में अच्छी उपज नहीं हो रही है, मतलब उसमें अम्लता ज़्यादा है, तो मैं क्या मिलाऊंगा? क्षारीयता मिलाऊंगा, ऐसा पदार्थ मिलाऊंगा जिससे इसकी अम्लता क्या हो जाए? कम हो जाए। अगर कोई मेरे पास मिट्टी है जिसमें क्षारीय मात्रा ज़्यादा है, मतलब 7.8 तक 8 तक है मिट्टी, अगर उतनी रेंज तक बेसिक मीडियम है, उस मिट्टी का पीएच है, तो अब उस मिट्टी में मुझे क्या मिलाना पड़ेगा? भाई जानते हैं क्षार को न्यूट्रल कौन कर सकता है? अम्ल कर सकता है, उदासीन वही कर पाएगा। तो मैं अम्ल वाली पदार्थ मिलाऊंगा, ऐसा केमिकल मार्केट से लाऊंगा जो अम्लता मिलाऊंगा, ताकि उसकी क्षारीयता का प्रभाव क्या हो जाए? कम हो जाए। समझ आ गया मिट्टी का पीएच। थर्ड आता है पाचन तंत्र का पीएच। हमारे उदर के द्वारा एचसीएल स्रावित होता है, जो भोजन के पाचन में स्रावित होता है। हमारा जो पेट है, उदर है, उस कौन सा हम अम्ल स्रावित करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है ना। जानते हैं आप, जो जठर ग्रंथियां हैं, है ना, वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करेंगे, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में अत्यधिक मात्रा में एचसीएल स्रावित होता है। अगर खाना नहीं पचे, अपच मतलब खाना न पचे, तो अत्यधिक मात्रा में स्थिति में कौन सा स्रावित होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होगा, जिससे दर्द व जलन महसूस होती है। और इसके लिए हम एंटा एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं। जब हमारे पेट में बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है तो हमें दर्द व जलन महसूस होता है। तो उस समय जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो दवा देता है वह क्या देगा? भाई डॉक्टर जानता है कि इसके पेट में एसिडिटी बढ़ गई, मतलब एसिड मतलब अम्ल बढ़ चुका है। अब अम्ल को न्यूट्रल कौन कर सकता है? हम पहले जान चुके हैं, अम्ल व क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। मतलब अम्ल बढ़ गया तो आप क्या दवा के रूप में क्या मिलाएंगे? क्षार लेंगे। अब क्षार के रूप में समझिएगा, मैंने पहले बता दिया क्षार तो बहुत सारे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, बहुत सारे बेसिक केमिकल है। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपने एसिडिटी बढ़ी और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले तो कर ही नहीं पाएंगे, इतना हानिकारक केमिकल होता है NaOH। लेकिन हम उस प्रकार के क्षार का उपयोग करेंगे जो हमारे पाचन तंत्र को भी नुकसान न पहुंचाए, तो दुर्बल क्षारक का प्रयोग करेंगे जिसका पीएच का मान 10 या 10 से कम हो। तो जैसे हम जान रहे हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला भी परीक्षा में पूछा गया। इसका उपयोग करते हैं जो दुर्बल क्षारक है, जिसका पीएच का मान 10 होता है, तो इसका उपयोग करेंगे, एंटासिड के रूप में करेंगे। और पेट में जब एसिडिटी बढ़ी है तो हमने बेसिक पदार्थ का जब उपयोग करेंगे तो हमारा पेट ठीक हो जाएगा। फोर्थ हमारा है दंतशय। हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ इनेमल है। मतलब आपको पूछे हमारी बॉडी में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? इनेमल। अब इनेमल होता कहाँ है? हमारे दांत में इनेमल दांतों में होता है सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एपेटाइट या कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टलीय रूप से मिलकर बना होता है। मतलब ये जो इनेमल दांतों में पाया जाता है जिससे दांत कठोर होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एपेटाइट या कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टलीय रूप से इनेमल बना होता है, जो जल में विलय नहीं होता। इसलिए तो वरना अगर जल में विलय होता तो दांत जो इनेमल के बने हुए हैं वो गल जाते सारे, है ना, घुलनशील हो जाते, पर ऐसा नहीं होता, विलय नहीं होता। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया व अपशिष्ट शर्करा मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम कर देते हैं, जिससे दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। अब होता है क्या है,
अगर आपने रात भर, जैसे आपने सुबह तो आप दांत मंजन कर लेते हैं, लेकिन जब बहुत अधिकतर लोग देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, रात को दांत मंजन नहीं करते। आप अगर दांत मंजन रात को नहीं करोगे, दांतों की सफाई नहीं करोगे, तो मुंह में जो रात को खाना खाया है वो मुंह में इकट्ठा रहेगा, कहीं ना कहीं इकट्ठा रहेगा, दांतों में फंसा रहेगा। जो और अपशिष्ट शर्करा, जो वहाँ पर जो ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में जो शर्करा इकट्ठी है, और रात में क्या होगा, जब मुंह में क्या बैक्टीरिया पैदा होंगे, और ये जो बैक्टीरिया वहाँ पर उपस्थित होते हैं वो मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम कर देते हैं, मतलब और बहुत ज़्यादा अम्लता बढ़ाते हैं, जिससे दंतशय मतलब धीरे धीरे दांत क्या होते हैं, टूटने लगते हैं या खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, उपाय क्या करोगे सर, क्षारीय मंजन का उपयोग। अब जानते हैं क्योंकि 5.5 का मतलब 7 से कम है, अम्लता बढ़ गई, तो ऐसा मंजन इस्तेमाल करो जिसमें क्या हो, क्षार की मात्रा हो। दूसरा, नियमित दांतों की सफाई। अगर आप रात को खाना खाने के बाद अगर दांतों की सफाई करके आप सो गए, है ना, तो मुंह में बैक्टीरिया कुछ पैदा ही नहीं होंगे, नहीं पीएच का मान 5.5 से कम होगा, तो फिर क्या दांत खराब होंगे, नहीं होंगे। तो आपने देख लिया मिट्टी का पीएच का कितना महत्वपूर्ण उपयोग है। 4 मैंने इंपॉर्टेंस अपनी डेली लाइफ में बता दी। अब जो 5th है उसको देखते हैं। 5वां है हमारा मधुमक्खी का डंग। मधुमक्खी के डंग में फॉर्मिक अम्ल या मेथोनिक अम्ल उपस्थित होता है। आपने देखा होगा जहाँ पर भी मधुमक्खी काटती है, जैसे मुझे यहाँ पर हाथ पर ही काटी, तो वहाँ पर सूजन हो जाती है ना, और दर्द महसूस होता है। क्यों होता है, इसके कारण डंग वाले स्थान पर दर्द व जलन महसूस होता है, क्योंकि उसके अंदर मेथोनिक अम्ल होता है उस डंग के अंदर, या फॉर्मिक अम्ल होता है, मैंने पहले ही बताया, जो दर्द व जलन महसूस करेगा। तो आप उपाय क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, ये हमारा उपयोग आएगा। नेक्स्ट केमिकल बेकिंग सोडा, क्योंकि इसका क्षारीय प्रवृत्ति होती है। जो खाने वाला सोडा जिसे कहते हैं, इसे बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। वहाँ पर इसको लगाओ और ठीक हो जाओगे, मतलब दर्द कम महसूस होगा। तो ये हमारे दैनिक जीवन में पीएच के 5 मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताए, उसको आपको अच्छे से समझ में आऊँगा। पहला बताया था पौधे एवं पशु में पीएच का महत्व, दूसरा मिट्टी में पीएच का महत्व, तीसरा पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, 4th था हमारा दंतशय, और 5वां है मधुमक्खी का डंग। परीक्षा में सीधा प्रश्न बनता है दैनिक जीवन में पीएच की महत्व लिखिए। तो ये 5 आपको सीधे सीधे बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया और नॉर्मल भाषा में आपको भी समझा दिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लवण। लवण क्या है, तो इसको देखिएगा, अम्ल व क्षारक मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं लवण का निर्माण कैसे होगा, अम्ल लेना पड़ेगा और क्षारक लेना पड़ेगा, दोनों मिलकर लवण बनाते हैं, और साथ में क्या बनाते हैं, जल भी बनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अम्ल हमने लिया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्या लिया था क्षारक के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, और हमने NaCl बनाया था, सोडियम क्लोराइड बनाया था, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बना था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट बिंदु लिखा हुआ है कि लवण परिवार। लवण परिवार क्या होते हैं, समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार कहा जाता है। मतलब समान अगर धन मात्रा में वहाँ पर जो मॉलिक्यूल मतलब परमाणु लिखा हुआ समान धन या ऋण मूलक वाले को लवणों को एक ही परिवार कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है NaCl और NO2SO4। यहाँ पर देखेंगे कि ये Na+ लिखा हुआ है, ये Cl- है, ये Na2+ है, ये SO4- है। अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है। सर ये जो प्लस वाला लिखा है मतलब धन वाला लिखा है, मतलब यहाँ पर भी सोडियम है, यहाँ जो प्लस लिखा है या धन लिखा है वहाँ पर भी क्या है, सोडियम। लेकिन नेगेटिव माइनस मूल वाला क्या है, यहाँ तो क्लोरीन है, यहाँ सल्फेट है, मतलब ये दोनों समान धन वाले हैं, सोडियम लवण के क्या है, परिवार हैं। ऐसे ही NaCl यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर Na+ है, यहाँ Cl- है, ऐसे के पोटेशियम प्लस है और Cl- है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ धन वाला क्या है, सोडियम है, यहाँ धन वाला क्या है, पोटेशियम है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन माइनस, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ समान क्या है, ऋण मूलक वाले, मतलब ये दोनों समान ऋण वाले क्लोराइड लवण के परिवार। अगर समान मात्रा में, अगर समान धन है तो समान धन वाले कहलाएंगे, अगर समान ऋण वाले तो समान ऋण वाले परिवार कहलाएंगे। लवण के प्रकार। लवण अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। उदासीन लवण कैसे मिलकर बना होता है, जब हम प्रबल अम्ल लेते हैं और प्रबल क्षार लेते हैं, जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, दोनों प्रबल मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल HCl,
प्रबल क्षार NaOH है, आपस में रिएक्शन करेंगे तो आप जानते हैं ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसमें क्या बनेगा NaCl और पीछे क्या बचेगा H2। तो ये जो नमक बना है, ये जो सोडियम क्लोराइड बना है, वह क्या है मेरा उदासीन है। ऐसी अम्लीय लवण, जब प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार, जब लवण कौन सा बन रहा है मेरा अम्लीय लवण, अम्लीय का मतलब क्या हुआ, प्रबल अम्ल लेंगे और दुर्बल क्या लेंगे क्षार। जब जो भी मात्रा में प्रबल ज़्यादा है, मतलब जैसे ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसमें जो भी प्रबल होगा उसका ही लवण बनेगा। जैसे यहाँ पर किसका बनेगा, प्रबल कौन है अम्ल, तो अम्लीय लवण बनेगा। प्रबल अम्ल एग्जाम्पल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दुर्बल क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्शन करेंगे तो NH4Cl, ये रिएक्शन आपस में हुई और अम्लीय लवण बना और पानी बना। ऐसे क्षारीय लवण में प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, मतलब मैंने पहले बताया था क्षारीय लवण का मतलब कि स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, प्रबल क्षार हुआ, और दुर्बल क्या हो गया, अम्ल हो गया। अब दुर्बल मतलब जो कमजोर है उसकी तो कोई चलेगी नहीं, जबकि प्रबल की तो अपने आप चलेगी। प्रबल क्षार एग्जाम्पल है NaOH, जब रिएक्शन करेगा दुर्बल अम्ल के साथ CH3COH के साथ, तो क्या बनेगा CH3CONa, मतलब ये सारा रिएक्शन CH3CO रिएक्शन करेगा Na के साथ, तो पीछे क्या बचा OH और H2O, तो ये बना क्षारीय लवण। अब हमारे परीक्षा में एक तो उदासीन लवण, अम्लीय और क्षारीय लवण पता होना चाहिए, और साथ में परीक्षा में एक एक एग्जाम्पल कभी पूछ लेता है, प्रबल अम्ल का एक एग्जाम्पल बताओ, दुर्बल अम्ल का, प्रबल क्षार का, दुर्बल क्षार का, तो हमें पता होना चाहिए। प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऐसे ही दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है CH3COH, ऐसे प्रबल क्षार का एग्जाम्पल है NaOH, और दुर्बल क्षार का है NH4OH। इसी के तहत हमारा लवण समझ में आ गया। देखो सबसे पहले मैंने फर्स्ट दिन जो टॉपिक पढ़ाया था, पॉइंट पढ़ाया था, वो अम्ल व क्षारक पढ़ाया था, और आज मैंने बताया लवण। अम्ल, क्षारक और लवण तीनों आपको समझ में अच्छे से आ गए। अब देखोगे तो एक बार हल्का सा इसको बात, लवण जो आपको मैंने बताया, इसका एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देखिएगा कैसे। लवण के बारे में ये पता होना चाहिए, अम्ल व क्षार मिलकर, जब भी अम्ल प्लस क्षार दोनों मिल जाएंगे क्या बनेगा, लवण बनेगा। फिर मैंने बताया था लवण परिवार, समान धन वाले और समान ऋण वाले, जब परिवार वाले मिलेंगे तो एक ही परिवार कहा जाएगा, ये बताया था मैंने आपको। जैसे एग्जांपल बताया था NaCl बताया था, है ना, और क्या था Na2SO4। तो ये जो बना सोडियम, दोनों समान धन है तो समान धन वाले होंगे। ऐसे ही Na अगर Cl है और KCl है, तो यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम, ये तो धन तो अलग अलग है, यहाँ क्या हो जाएगा, समान ऋण वाले मूलक वाले आ जाएंगे। फिर लवण के मैंने प्रकार बताए थे, लवण कौन कौन से प्रकार के होते हैं। लवण 3 प्रकार के मैंने बताए थे, एक होता है उदासीन लवण, एक होता है अम्लीय लवण, और एक होता है क्षारीय लवण। उदासीन लवण क्या होगा, जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, यहाँ प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, यहाँ प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल, फिर इन्हें रिएक्शन करवाई थी, हो गया काम। फिर अपने को प्रबल अम्ल का पता होना चाहिए एग्जाम्पल, फिर दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल याद होना चाहिए, प्रबल क्षार का एग्जाम्पल पता होना चाहिए, और मेरा दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल। प्रबल अम्ल कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दुर्बल अम्ल कौन है मेरा, एसिटिक अम्ल CH3COH। प्रबल क्षार कौन है मेरा, NaOH, और दुर्बल क्षार क्या है, NH4OH। देखो मैंने कितना शॉर्ट में, मतलब पूरी स्टडी को हमने 1-2 मिनट में वापस लिख दिया और फिर से समझ लिया। बस इसी टाइप को हमको काम करना है, और इस तरह से हमने किया तो हमारे साइंस में 100 में से 100 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। हर चीज़ दुनिया में आसान है, बस हमें करने का जुनून होना चाहिए। थैंक यू।